जनमंच। जनता के मन की आवाज जनमंच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका एक बार फिर जनमंच में जुड़ने के लिए। और ये जनमंच यानी जनता के मन की आवाज का वो मंच जहां आप बेबाक अपनी बात रख सकते हैं और आपके मन में जो भी विचार हैं, क्योंकि आप देश के मालिक हैं तो आप बेबाक बोलेंगे और देश को सुधारने का आपका कर्तव्य है। और ये मौका है लोकतंत्र के पर्व का, क्योंकि अब आप वोट देंगे और जब आप वोट करेंगे तो आपकी जितनी भी पीड़ा है उसकी चोट आपके वोट के साथ होगी और आप चुनेंगे एक अच्छे प्रत्याशी को जो देश के विकास में अपनी भूमिका तो अदा करे ही, लेकिन उससे पहले आपके क्षेत्र में जो बुनियादी मुद्दे हैं, जिनकी राय आपने रखी है, जिसके वादे उसने किए हैं, जिसका घोषणा पत्र उसने रखा है, उस पर वो अमल करे। तो एक बार स्वागत है आप सबका, अपने लिए तालियां बजाइए और आप इस सबका हिस्सा हैं। आज हम युवा शक्ति के उन विचारों को जानने जा रहे हैं जो देश के निर्माण का भविष्य हैं और इनके कंधों पर देश के बुनियाद जो मजबूत की जानी है उसका भार है और पूरी दुनिया की नजर हम पर है। तो एक बार फिर स्वागत और चलिए शुरू करते हैं जनमंच। सबसे पहले हमारे जो ये साथी हैं ये सब युवा हैं और युवा आबादी देश की सबसे बड़ी आबादी है और उसका जो मत होगा वो निर्णय करेगा देश की दिशा को, क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स की तादाद भी युवाओं की बड़ी ज्यादा है और उनके ऊपर बड़ा दारोमदार है। क्या मुद्दा है आपका इस बार लोकसभा चुनाव में? क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्णा राणा है और मैं अभी यहीं पे, मेरा मुद्दा ये है कि शिक्षा पे मुझे बात करनी थी। बिल्कुल बताइए, शिक्षा क्या? शिक्षा पे जैसे आजकल जो एजुकेशन है हमारे देश में वो थ्योरेटिकल बेस है, तो हमें ऐसा सरकार को ऐसा करना चाहिए कि उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रखना चाहिए ताकि युवाओं का भविष्य अच्छा हो, वो आगे उनको अपने करियर में प्रॉब्लम ना हो, उनको अपना करियर चूज़ करने में आसानी हो और कहीं पर भी जाए तो उसको ऐसा ना लगे कि मुझे तो ये आता ही नहीं, ये तो बस मैंने पढ़ा है, इसको इस पे मैं कैसे काम करूंगा, इसका डर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी बात कही है आपने कि ये जो शिक्षा है वो गुणवत्तापरक होनी चाहिए, उसमें प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक शिक्षा का हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए ताकि हर हाथ को काम आ सके और जो काम है उसकी बुनियादी समझ हो सके और इन परिणामों को पाने वाले युवा साथी ज़्यादा उपयोगी होंगे, न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के तमाम देशों की जो निगाह हमारे यहाँ के मानव संसाधन को अपने पास लाने की है, उन सब की पूर्ति होते हुए देश भी सशक्त होगा और देश में उनकी भागीदारी भी ज़्यादा होगी। क्या आपको पता है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें वोकेशनल जो शिक्षा है उसको लेकर के बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। एक स्वयं पोर्टल की बहुत से लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे गुणवत्तापरक मार्गदर्शक या एक्सपर्ट से नहीं मिल पाते, स्वयं तो कोई फीस भी नहीं पड़ती, उस पर लोग दाखिला लेकर के अपने आप सेल्फ लर्निंग ले सकते हैं। आप में से कितने लोगों को स्वयं के बारे में पता है? स्वयं का प्लेटफॉर्म है। ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि सरकार कोई भी कोई प्रयास करती है और वो जनता तक पहुंचे तो उसका उतना व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाता। कई बार राजनीतिक दल अपना प्रचार तो बहुत बड़ा करते हैं, लेकिन जिन मुद्दों को जनता की दरकार है, जिन मुद्दों तक जनता की पहुंच होनी चाहिए, उनका प्रचार प्रसार कम होता है। ये विचारणीय प्रश्न है। खरबों रुपए केवल पार्टी के विज्ञापन पर खर्च करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता के हित के जो फैसले किए गए हैं वो जनता तक पहुँचें, उनको लाभ मिले और उसकी फीडबैक भी लिया जाए कि वास्तव में बुनियादी तौर पर हो क्या रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपना नाम बताइए और आपका विचार क्या है। सर मेरा नाम अखिलेश यादव है और अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव, जी सर। एक अखिलेश यादव चुनाव के मैदान में और दूसरे अखिलेश यादव आज सवाल लेकर आए हैं। क्या मुद्दा है आपका? सर मुद्दा ये है, मेरा ही नहीं पूरे समाज का मुद्दा ये है कि आज के समय में रोजगार सबके पास होना चाहिए और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और उद्योग लगाने चाहिए जिससे कि बेरोजगारी मिट सके। ये मुद्दा आपके इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है कि बेहतर शिक्षा और जो कामगार लोग हैं जिनके पास स्किल हो उन्हीं को रोजगार मिल सकता है और जब स्किल नहीं होती तो रोजगार का एक संकट पैदा होता है। तो इस गैप को कैसे दूर किया जाए? क्योंकि सरकार तो अपना प्रयास करती है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि एक तरफ शिक्षा गुणवत्तापरक नहीं मिलती, दूसरी तरफ लोग शिक्षा के नाम पर दाखिला लेने के बाद पढ़ाई करने नहीं जाते, बंक मारते रहते हैं या कक्षा अटेंड ही नहीं करते, प्रशिक्षण दिया था करते भी नहीं। ये अलग समस्या है। एक समस्या ये है कि प्रशिक्षण मिलता नहीं, जिनको मिलता नहीं वो एक कारण है। तो इस समस्या का हल जनता के मन में क्या है, आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। अगर शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा तभी हम रोजगार के अवसर प्राप्त करने योग्य हो सकते हैं और रोजगार भी बढ़ाने चाहिए जिससे कि रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए, तय प्रयोग होने चाहिए। अभी सरकार ने स्टार्टअप को इनिशिएटिव लिया है और स्टार्टअप को बड़ा फंडिंग कर रही है, सपोर्ट दे रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई हो रहा है? आप क्या सोचते हैं? हाँ सर, हो रहा है लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रहा है। अभी ग्राउंड लेवल पे कम होता है
जो कि हमें कुछ दिखाया बड़े जाता है। शहरों तक सीमित है, ये बुनियादी तौर पर पूरे देश में भी व्यापक फैल नहीं अभी पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब नहीं पहुंच आप बताएं, अपना नाम बताएं और आप बताएं आप क्या करते हैं और क्या आप सोच रहे हैं इस बार के चुनाव में। मेरा नाम आप वोट देने से दुबे है। पहले हाँ क्या मुद्दा होगा? मेरा मुद्दा ये है कि अभी जैसा सब लोग जानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ही सशक्त हो चुकी है। जैसे कि बहुत से लोग जो प्राइवेटाइजेशन को यूज करके बहुत से पैसे कमा रहे हैं और बहुत से जनता को बहुत दिक्कत हो रही है। जिससे हम ये चाहते हैं कि जैसे सरकार उस चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट करे कि हम क्या गवर्नमेंट के द्वारा दे सकते हैं जो प्राइवेट में मिलती है, तो ये आम जनता के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। लेकिन पूरी दुनिया में सरकारों का काम बेहतर शासन देना है, ना कि सर्विस प्रोवाइडर बनना, क्योंकि वो सब सारे काम जहां सरकार करती है वहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा पनपता है। पूरी दुनिया में इसको कम किया जाता है। तो आप लोग के मन में क्या है कि जो व्यवस्थाएं हैं उस पर अंकुश सरकार का हो, ताकि कोई भ्रष्टाचार न कर पाए, कोई लूट ना पाए, आपको महंगा सर्विसेज न देने पाए, सर्विसेज ठीक मिले और गड़बड़ करने पर कार्रवाई हो जाए, ये ज़्यादा बेहतर है या सब सरकार रो धो के चलाती रहे, ये बेहतर है? नहीं, सरकार जो इम्प्लीमेंट करती है वो तो हमारे लिए बेनिफिट होता है, बट अगर हम प्राइवेटाइजेशन को जो आए दिन बढ़ती जा रही है, अगर उसको वो कम करे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आम जनता के लिए। आपकी क्या राय है इस पे? मेरी ये राय है कि प्राइवेटाइजेशन मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए कोई हम भी गवर्नमेंट जॉब अगर चाहते हैं कि हमको मिले, तो वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उससे आराम से मतलब उस काम नहीं उस करना लेवल से पड़ेगा, काम नहीं कर घर बैठे पैसे मिल जाएंगे, हमारी जगह कोई और काम करेगा। हाँ, यही मेरा ये मेन मुद्दा है। तो ये एक दो विचार हमारे सामने आए। इससे लगता है कि एक दोनों के अपने अपने पक्ष हैं और दोनों कुछ हद तक सही और कुछ हद तक गलत तथ्य भी हैं, जिसमें समाज में बहुत सारे ऐसी भ्रांतियां भी बन जाती हैं। तो आगे और लोगों से जानते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है और आपका मुद्दा क्या है? सर, मेरा नाम विनय दुबे। मेरा मुद्दा ये है कि जो स्कूलों में जो फीस है, फीस रिलेटेड मेरा इशू है कि मतलब जो फीस बढ़ती जा रही है। हाँ, फीस जो प्राइवेट स्कूलों में एक सीमित मात्रा में इसको सेट करना चाहिए। जैसे जो आम लोग भी हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करा सकें अपने बच्चों को, बिल्कुल। जिससे कि वो बच्चा, उसके पास अच्छी स्किल होगी तो अच्छी नौकरी पाने में उसको प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। ये बहुत ज़रूरी बात की है, क्योंकि एक पत्रकार की हैसियत से हमने देखा है कि जो फी फिक्सेशन कमेटी है, जो फीस का निर्धारण करती है, उसमें कई बार पार्शियलिटी होती है, भेदभाव होता है। और कई ऐसे संस्थान हैं जो केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े आवरण को दिखाकर वो फीस को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, जिसका बुनियादी शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता। और बच्चों को बहुत अपने माँ बाप से उनकी पेट काट करके पैसे जुटाने पड़ते हैं और उसको दे करके वो सिर्फ डिग्रियां हासिल करते हैं, बुनियादी शिक्षा उनको नहीं मिलती। बहुत ज़रूरी मुद्दा आपने विनय जी ने उठाया है। और मैं आगे बढ़ता हूँ और हमारी जो बेटियां हैं वो क्या सोचती हैं। आप पहली बार वोट देंगे इस बार? जी सर। या इससे पहले दिया आपने? नो सर। पहली बार? तो एक बार ताली बजाइए इनके लिए जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। तो अभी देश में जो सरकारें हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? यस सर। संतुष्ट हैं? बीजेपी सरकार से। बीजेपी सरकार से संतुष्ट है? ये तो एनडीए सरकार है, बीजेपी अकेले तो है ही नहीं, एक बड़ा गठबंधन है, आपको पता है? यस सर। पता है। तो आप उससे क्यों संतुष्ट हैं? सर क्योंकि उसने जो महिलाओं की सिक्योरिटी है उसको बहुत बढ़ावा दिया है। हम लोग कभी भी जा सकते हैं, नाइट हो या डे हो, तो उसमें अब हम लोगों को कुछ सोचना नहीं पड़ता है घर से निकलने से पहले। जो महिलाओं का एजुकेशन सिस्टम है वो भी मजबूत किया है उसने। तो बस हम यही चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी होगी तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। सुरक्षा एक बुनियादी ज़रूरत है और ये ठीक बात है कि इस फ्रंट पर सरकार ने पहल की है, लेकिन अभी भी उतनी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। अगर हम यही चाहेंगे कि अगर दोबारा आए बीजेपी सरकार तो हमारी जो सिक्योरिटी हो वो सिक्योरिटी सिस्टम और मजबूत हो। क्या आप भी सरकार से संतुष्ट हैं या आपका अपना कोई मत है? क्या नाम है आपका? नेहा केसरी। जी नेहा जी बताइए। अभी सरकार तो सही है लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजेस होना चाहिए सर। क्या चेंजेस होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है, बताइए क्या। जैसे लड़कियों के लिए सही है लेकिन कुछ चेंजेस ये होना चाहिए कि जैसे कि आजकल ये होता है कि लड़कियां रात को निकलती हैं, शहरों में ऐसा होता है लेकिन गांव में नहीं होता है। गांव में अभी बहुत सुरक्षा की कमी है, हाँ, पुलिसिंग भी बहुत कम है और पेरेंट्स भी निकलने नहीं देते, डर ज़्यादा इसीलिए डर जाते हैं क्योंकि गांव में ऐसे मतलब उस टाइप के मतलब लोग नहीं है। शहर में है कि कितने बजे तक भी घूमो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माँ बाप जो होते हैं पेरेंट्स वो शहर में नहीं निकलने देते हैं। आपको बुनियादी कारण क्या क्या लगता है गाँव में? क्योंकि बहुत से गाँव अब जो है धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, सड़कें पहुँची हैं, साधन बने हैं, तो अब आपको क्या लगता है पुलिसिंग ज़्यादा बढ़ाई जाए
या गड़बड़ लोगों पर अंकुश ज़्यादा लगाया जाए? वो कुछ गड़बड़ लोग होते हैं ना जो कुछ अजीब टाइप के होते हैं, अवांछित तत्व जिसको बोलते हैं। हाँ, जी। तो वो लोग वो थोड़ा सा कम हो जाए तो गांव के लड़कियां भी सेफ हैं। और रही बात पढ़ाई के मामले में, तो गांव में भी आजकल कुछ पेरेंट्स हो गए हैं कि गांव के बच्चियों को पढ़ने के लिए शहर में भेज रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा सब कुछ सही हो रहा है पहले से, लेकिन पहले ऐसा होता था कि वो लोग भेजते ही नहीं थे। 12 या 10 या ऐसे ही इंटर करा के फिर शादी कर देते थे। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है, धीरे धीरे। ये समाज का अपना स्वाभाविक बदलाव है या जो सरकार है उसके प्रयासों से बदलाव है? सरकार का प्रयास भी इसमें इन्वॉल्व शामिल है, है। हाँ, इसमें और समाज का समाज भागीदारी तो भी है है। ही, हाँ, दोनों सरकार इसमें भी, शामिल है। सरकार सही है और आगे अगर ये भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार सही है। विपक्ष कमजोर होता जाता है, उससे तो प्रॉब्लम है। हाँ, वो है, अंकुश तो होना चाहिए मजबूत। हाँ। माँ बाप जैसे सख्ती से सवाल पूछते हैं तो बच्चे अच्छे रहते हैं। अरे माँ बाप न्यूज़ देखते हैं, आजकल एडवांस सब कुछ हो रहा है, तो वो लोग भी अपने मन को थोड़ा सा अपने अंदर, हाँ सब कुछ सही है, सरकार भी अच्छा है, तो सब कुछ अपने बेटे को भेज देते हैं, लेकिन बेटिया को नहीं भेजते थे पहले। लेकिन अब वो लोग भी मतलब देख के सब कुछ अब थोड़ा सा विचार अपना चेंज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात की है और ये विचार बदलना चाहिए। जी, आप बताइए आपका मुद्दा क्या है आज जनमंच में, आप क्या कहने वाले हैं? सर, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड और इधर क्या कहते हैं हमारे हॉस्पिटल स्वास्थ्य से रिलेटेड और बहुत सारे मुद्दे। लेकिन हम स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहेंगे। आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन बहुत सारे अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बट वो आम जनता तक पहुँचाए नहीं जाते हैं और उनको प्रोवाइड नहीं किए जाते, खास करके एक्सपेंसिव मेडिसिन इन सब से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि मेडिसिन सभी को गवर्नमेंट से अगर प्रोवाइड हो जाते हैं तो हमारे लिए स्वास्थ्य सही हो जाता है। कि लेकिन सरकार तो ये दावा कर रही है कि अब अस्पतालों में सबको निःशुल्क दवाएं उपलब्ध हैं और साथ में ये भी बता रही है कि एक जन औषधि कार्यक्रम में अब हर जगह जन औषधि जो केंद्र खोले गए हैं वहाँ 10% कम दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं और उसकी संख्या सरकार लगातार बढ़ा रही है, दवाएं सस्ती उपलब्ध करा रही है, जेनरिक मेडिसिन। सर, हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ अवेलेबल हो रही हैं, बट वो आम जनता तक पहुँचाई नहीं जाती हैं। ज़्यादातर वहाँ से ऐसे लगता है कि जब भी किसी भी दवाई का डॉक्टर से हमें सजेशन मिलता है कि ये दवाई हमें यूज़ करनी चाहिए, तो हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं मिल पाते हैं। वो कहते हैं अवेलेबल नहीं है, बाहर से ले लीजिए आप। तो ये चीज़ें सुधार होनी चाहिए। बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री ने छापा डाला था और उन्होंने भी पकड़ा था कि ऐसे बहुत से अस्पतालों में डॉक्टर्स मिलीभगत के कारण बाहर से दवाइयाँ लिखते हैं और उससे उनकी एक परसेंटेज कमाई होती है और ये कमाई के चक्कर में वो आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक संवेदना होनी चाहिए डॉक्टर्स के अंतर्मन में और रोगियों के साथ इस तरह का खिलवाड़ पहले उनको खुद मानवीय मूल्यों के आधार पर बंद करना चाहिए। और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि निगरानी का तंत्र इतना मजबूत हो कि अस्पतालों में किसी को भटकना ना पड़े और कम से कम दवाइयों के लिए तो हरगिज़ नहीं, क्योंकि जब सरकार अब जेनरिक मेडिसिन को बढ़ावा दे रही है तो खर्च भी 1/10 अगर जनता का हो रहा है तो सरकार का खर्चा भी 1/10 होगा। बीच में जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम बेहद ज़रूरी है। आप क्या सोचती हैं? आप बताइए, आपका नाम क्या है? रोशनी यादव। जी रोशनी, नई रोशनी 2024 में क्या देश को मिलेगी, आप क्या सोचती हैं? सर, मेरा ये कहना है कि जैसे कि शिक्षा में जो नकल हो रहे हैं उसमें मतलब थोड़ा कड़ा नियम लगाया जाए नकल रोकने के लिए। हाँ। अच्छा, जैसे कि जो बच्चे बहुत दिन रात मेहनत करते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, वो मतलब अब कुछ उसकी जगह पे कुछ बच्चे होते हैं जो पैसे देकर क्वेश्चन पेपर खरीद लेते हैं। तो वो चीज़ मतलब नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कुछ कड़े नियम लगाने चाहिए। ये अभी बहुत ताज़ा प्रकरण है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती की और उन्होंने कैंसिल कर दिया और ये भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप दोबारा जो परीक्षार्थी हैं उसकी जल्द एग्जाम कराए जाएंगे और उनको घर से आने जाने का खर्चा भी दिया जाएगा। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन निराशा होती है कि बार बार ऐसे पेपर लीक होना मतलब क्यों हुआ, लेकिन हो गया तो मतलब इसके कड़े नियम लगाने चाहिए ताकि ये दोबारा ना हो सके, ताकि बच्चे अच्छे से जो तैयार किए हैं वो फर्स्ट टाइम में है वो सब कुछ सही कर लें। मतलब बार बार तैयारी करें, इससे अच्छा है कि एक ही बार में ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि देश में जितने भी राज्य हैं उन सब जगहों पर इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं। कुछ राज्यों ने इस पर बड़ी सख्ती की है, लेकिन सामान्य तौर पर ये देखने में आ रहा है कि नकल कराने वाला जो गैंग है, जो पूरा रैकेट है, उस पर उतनी नकेल कसी नहीं जा पाती और ये चुनौती की बात है। और मुझे लगता है कि जनता पूरी तरह से इस बात से सहमत है कि सरकार को ठोस काम करने चाहिए और इस पर चाक चौबंद व्यवस्था बेहद ज़रूरी है। हालांकि अब डिजिटल एग्जामिनेशन भी होने लगे हैं जिसमें सेंटर्स को सीधे कनेक्ट किया जाता है और सब कुछ कैमरे की निगरानी में होता है। तकनीक आ रही है लेकिन तकनीक के पीछे भी कभी कभी घालमेल होता है, तो सब पे बेहतर नज़र बेहद ज़रूरी है। आपका क्या सोचना है? सर, माय नेम प्रीति सिंह। जी प्रीति जी। आज का मुद्दा ये है कि बढ़ती हुई महंगाई, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी महंगाई, राशन वगैरह भी महंगे हो गई हैं। गवर्नमेंट तो राशन प्रोवाइड करता है
कम दर पे, लेकिन बाहर मार्केट में महंगे बेचे जाते हैं। अगर उस चीज़ को कम करके कर दिया जाए, काला बाजारी होती है। यस सर, अगर वो उसे कम कर दिया जाए तो हमें राशन इतना प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसानों को दी जाती है सस्ते पे, लेकिन बाहर वही चीज़ महंगी दी जाती है। और रही बात और किसानों को खाद वगैरह के पैसे, मतलब सीजन वाइज पैसे गवर्नमेंट देती है किसानों को, तो खेती करने के लिए, बट लेकिन जो खाद वगैरह आते हैं उसकी रेट बढ़ा दी जाती हैं। तो किसान को फायदा क्या, वो पैसे तो दिए जा रहे हैं लेकिन खाद का रेट तो बढ़ा दिया गया। पैसे देने के बजाय आप खाद का रेट कम कर लीजिए। बहुत बड़ी बहस का ये मुद्दा है। अच्छा कर रहा तो जैसे कॉपी किताब के रेट हो गए, आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, ना कि मतलब थोड़ा कम होने के वजह से आए दिन मतलब हर साल बढ़ते जाते हैं। आज कुछ और रेट है, अगले दिन कुछ और रेट हो जाते हैं। स्टूडेंट को परचेस करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी बुक या महंगी किताब कॉपी। यानी मूल्यों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। मूल्य नियंत्रण की एक प्रणाली है, लेकिन दुर्भाग्य से देश में ये पूरी प्रणाली ध्वस्त हुई है और जो मनमानी करने वाले हैं वो कालाबाजारी करते हैं, ऊंचे दामों में चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं और लोगों का शोषण करते हैं। और जो सिस्टम है वो इसको रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम है और ये लगभग हर राज्य की दयनीय स्थिति है, जिसमें शिक्षा माफिया शिक्षा के तंत्र को खोखला कर रहा है दीमक की तरह से। इसी तरह किसानों का शोषण करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने शोषण के तंत्र को इतना जाल की तरह फैला रखा है, जहां किसानों की दिन ब दिन हालत खराब होती जा रही है। प्राकृतिक खेती का बढ़ावा देने के बाद भी सरकार इसका प्रचार प्रसार उस व्यापक पैमाने पर नहीं करती। प्रधानमंत्री भी सहमत है, मुख्यमंत्री भी सहमत है, लेकिन अधिकारी जो कृषि या उद्यान विभाग के अधिकारी हैं वो उसमें भागीदार नहीं है। वैज्ञानिक समुदाय उतनी स्तर पर अभी भागीदार नहीं है, पूरा मन बन नहीं रहा है। इसलिए किसानों का शोषण बहुत हो रहा है, धरती खराब हो रही है, सेहत खराब हो रही है और लोगों की जो जेब में जो कमाई आती है उसका भी पूरी तरह से दोहन होता है। तो आप सब अब बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हैं, कुछ और भी आप कहना चाहती हैं? जी सर। जी, कुछ और कहना चाहती हैं? नो सर। बिल्कुल, देखिए युवाओं की जो राय है उसे हमें समझना होगा और युवाओं के साथ चलना होगा। आइए बढ़ते हैं और जनमंच में और जो हमारे साथ जनता है उनकी भी राय लेते हैं। और ये युवा जनता है, यानी इनके शुद्ध और बहुत ज्वलंत विचार हैं और उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ये सदी है ये भारत की सदी मानी जा रही है, लेकिन भारत के युवाओं के मन में क्या उथल पुथल है ये अपनी बात रख रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है और आपका विचार क्या है? आज आप क्या मुद्दा उठाने वाली? मेरा नाम राधा साहू है जी। मैं दो चीज़ों पर बात करूंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव में। जो आज की सरकार है, भाजपा सरकार, उन्होंने जो किया है पॉजिटिव वे में बात करूंगी। जैसे उन्होंने प्राइवेट काम जो रेलवे को प्राइवेट कर दिया है, मैं उससे बहुत सहमत हूँ, क्योंकि पहले बहुत अच्छे से काम नहीं होता था। वहाँ के जो गवर्नमेंट सर्विस लोग थे, मतलब वो अच्छे सेवाएं सुधरी हैं और बेहतर हो रहा है। वहाँ की सेवाएं बहुत सुधर गई हैं, रेलवे अब साफ सुथरा रहता है। लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट बड़ा महंगा किया है उन्होंने, अभी तक घटाया नहीं। यस, वो तो है। इससे तो हम लोग को दिक्कत होती है, जैसे कि जो ट्रेवल करते हैं यूथ जनरेशन एग्ज़ाम मतलब कॉलेज के लिए, तो उनके लिए प्रॉब्लम है और गरीबों के लिए भी प्रॉब्लम है। और बहुत से लोग ये भी शिकायत करते हैं कि जो जनरल के डिब्बे हैं वो बहुत कम हैं। हाँ, और जनरल लोग ज़्यादा हैं। हाँ, आर्थिक स्थिति लोगों की कम है, 80% ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, तो जनरल बोगियाँ कम होगी तो लोग सवारी कैसे करेंगे? सब रिजर्वेशन तो नहीं करा सकते। सही बात है। इसमें हाँ सीटें बहुत कम है, लेकिन उसमें पब्लिक बहुत ज़्यादा घुस जाती है, उनको बैठने की भी सीटें नहीं मिलती। मतलब डिब्बे बढ़ाने चाहिए, डिब्बे बढ़ाने चाहिए। और जैसे आपने कहा कि टिकट का प्राइस कम करना चाहिए, तो होना चाहिए जिससे कि सभी लोग ट्रेवल कर सके, आसानी से अपना गंतव्य पूरा कर सके। बिल्कुल। और देश के में मोबिलिटी बढ़ी है, लोग अब शहरों से गाँव को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शहर के लोग गाँव में ज़्यादा जाना चाहते हैं ताकि गाँव के विकास में वो भागीदार हो सकें, और सरकार ने भी ऐसे मातृभूमि करके योजना भी चलाई है। तो ये सब तब बढ़ेगा जब मिलकर काम होगा, और इसके लिए साधनों की उपलब्धता के साथ उनका किफ़ायती होना ज़रूरी है। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। आप एक मेरा और था नेगेटिव वे में, जैसे एजुकेशन बहुत ही पुअर चल रहा है भारत में। जैसे कि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ही महंगाई है। हमारे किताबों को लेके जैसे कि आजकल जैसे एजुकेशन हमारा सेमेस्टर वाइज हो गया है। जैसे ग्रेजुएशन जो है, डिप्लोमा हुआ, बीटेक हुआ, तो इसमें सेमेस्टर वाइज हो गया है। इसमें क्या है कि हर सेमेस्टर में हमें बुक परचेस करने पड़ते हैं, तो उसके जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा हैं, तो हम लोग मतलब परचेस नहीं कर पा रहे हैं, तो दिक्कत है। मिडिल क्लास लेवल के, पुअर लेवल के भी तो मतलब दिक्कत है। किताबें जो है वो किफ़ायती होनी चाहिए। वैसे दुनिया के कई देशों में जो पुस्तकें हैं उनको
एक बार खरीदने के बाद उनको बेहतर ढंग से संचालित किया जाता है और दूसरे और जो विद्यार्थी हैं उन तक पहुंचाया जाता है कि बार बार उनका प्रकाशन करने की आवश्यकता ना पड़े और लोगों को बहुत किफ़ायती दर पर वो उपलब्ध हो जाएं। ये प्रक्रिया भारत में भी अपनाई जा सकती है और भारत के लोगों को भी सहूलियत हो सकती है। ये बार बार एक तंत्र है शिक्षा माफिया का, जो हमें किताबों को हर साल नए लोग खरीदते हैं और वो किताबें व्यर्थ चली जाती हैं। तो हमें अपने संसाधनों का संचय भी करने की ज़रूरत है और इसमें स्कूल की भागीदारी, स्कूल तंत्र की भागीदारी होनी चाहिए। और जबकि है उल्टा, स्कूल बार बार बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, यही है ना? यानी उसको फ़ायदा मिलता है। इसका मतलब सांठ-गांठ है, इसका मतलब कोई घोटाला है, गड़बड़ है, एकदम घोटाला, और इसको उजागर करना चाहिए। और जनता इसके लिए तैयार है और सरकार को इसके लिए तैयार होना है, मिलकर सुधार करना है ताकि देश बदले और लोगों की ज़िंदगी भी बदले। ठीक बात है ना? तो ताली बजनी चाहिए। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और भी साथियों की राय जानते हैं। आप बहुत चिंतन से जुड़ी हुई हैं, आप कौन सा मुद्दा लेकर आई हैं जो मुद्दा अभी तक बात में नहीं आया? आप क्या उठाने वाली हैं जिसके लिए इस बार आपका वोट सोच समझ कर दिया जाएगा? अपना नाम बताइए पहले। सर, मेरा नाम रोशनी तिवारी है। रोशनी, एक और रोशनी हमको मिली, तो देश को रोशनी मिलेगी इस बार? बिल्कुल मिलेगी। कैसे, कितनी संतुष्ट हैं आप? अभी जो सरकारें चल रही हैं, आज़ादी का जश्न हम लोग 75वें वर्ष के आगे निकल आए, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तालियां भी बजा रहे हैं, है ना, थालियां भी बजा रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आप संतुष्ट हैं इससे? खुश हैं आप? सर, मुझे भरोसा नहीं है सरकारी। भरोसा नहीं है? क्या कारण है भरोसा नहीं? विपक्ष भी कह रहा है भरोसा नहीं है। अभी वैकेंसी आई थी पुलिस की, तो ये वैकेंसी तब आती जब चुनाव होने वाला होता है, उसके पहले। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ज्यादातर सरकारें रोक कर रखती हैं भर्तियों को कि चुनाव के दौर में वो उसे इनकैश करेंगी वोट की शक्ल में। ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है और ये रुकना चाहिए। तो ये आप सीधे मांग करिए कि जो भी सरकार आएगी वो क्या करना चाहिए। पहले दिन से पहले 100 दिनों में ये काम होने चाहिए और जो सरकार 100 दिनों के अंदर रोजगार की व्यवस्था ना करे उस सरकार को कभी नहीं चुनना चाहिए। यही है ना आपका मुद्दा? तो और क्या आप सोचती हैं कि इसका समाधान करेंगे लोग? भरोसा आपको? हाँ, करेंगे, उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर ही देश भी आगे बढ़ रहा है और ये उम्मीद बढ़नी चाहिए, उम्मीद को परवान चढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और एक और साथी हैं जो निराश हैं सरकार के तंत्र से और इनको राजनीति से ही अरुचि हो गई है। हालांकि देश में बहुत से नेता युवाओं को आगे लाने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे और देश में युवाओं को ज़रूरत है। कुछ पार्टियों ने बुजुर्गों को उधर मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया है। आप क्या चाहती हैं? राजनीति से क्यों आपकी अरुचि है, क्यों निराश हैं आप राजनीति से? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे तो पॉलिटिक्स में पहली बात इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए क्योंकि सरकार जो होती है खुद एक दूसरे, कई सारी पार्टियां जो एक दूसरे में खुद ही लड़ती रहती है। अगर कोई एक पार्टी जीत गया है तो वो अपने ऑपोजिट वाले पार्टी के खिलाफ कुछ और करता है, वो खुद में लड़ते हैं, साथ में पार्टी मेंबर्स में और जितने भी लोग होते हैं उनके ऊपर फिर मतलब आक्रमण करते हैं या मतलब जो भी कुछ। इसके पीछे कारण क्या है? क्या है मौका परस्ती? एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं खुद अच्छे बनने के लिए, खुद ऊपर उठने के लिए। मतलब आप चाहते हैं बंद होना चाहिए? हाँ। तो क्या इस बार आप हरा दीजिए, जितने लोग इस तरह के लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं उनको खारिज कर दिया जाए, ऐसा मत है आपका? हाँ। तो आप बता सकती हैं और देश की जनता जो सुन रही है जनमंच के माध्यम से, जो भी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अनुपालन नहीं करता, जो मानवीय मूल्यों का अनुपालन नहीं करता, जो देश के नागरिकों का सम्मान नहीं करता, उसे कतई वोट मत दें। सही है ना? हाँ, यही कहना चाहती हैं। तब आपका भरोसा लोकतंत्र में और राजनीति में होगा। वैसे तो राजनीति मूलतः नीति के आधार पर व्यवस्था संचालन है। अब तो राज रहा नहीं, कोई राजा है नहीं, ये तो जनतंत्र है, जनता का तंत्र है, सरकार जनता की है। ये गलतफहमी लोगों को मन में क्यों है कि मालिक कोई और है? मालिक तो जनता है। सर, सरकार मान लीजिए, सरकार तो सही मतलब पॉजिटिवली देती है, बट बीच में मीडिएटर्स होते हैं जो कि गलत चीज़ फैलाते हैं। तो अगर जनता मीडिएटर्स के चक्कर में नहीं फंसे तो कैसे काम चलेगा? इसका मतलब जनता भी कुछ गड़बड़ करती है। तो इसको कौन रखेगा? इसी में तो राजनीति का फायदा है। तो पब्लिक्स को अपने अकॉर्डिंग सोचना चाहिए, ये नहीं कि सामने से जो चीज़ उन्हें दिखाया जा रहा है उसे वो सही समझती है। अपने अकॉर्डिंग अपना माइंड भी लगाना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए पब्लिक को पहले एजुकेटेड होना पड़ेगा। अगर वो एजुकेटेड रहेंगे तो उन्हें सही और गलत में मतलब उन्हें फ़र्क पता चलेगा। ये बहुत ज़रूरी बात कही है, तो और इसके लिए ताली बजनी चाहिए। सही और गलत क्या है इसका ध्यान आप सबको रखना होगा। ऐसा सोचना गलत है कि अपना काम बनता, या आप लोग सोचते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। और जो ऐसा सोच रहा है
वो देश का दुश्मन है, क्योंकि देश की व्यवस्था ऐसे लोग बिगाड़ने का काम करते हैं, अपना काम बनाते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं। ये गली कहीं पतली नहीं है, ये बहुत चौड़ी है, इस पे ज़्यादातर लोग बसते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के हितों का वो एक तरह से गला घोंट लेते हैं और ये गलत है। इसलिए आप निराश हैं और आपकी निराशा का समाधान इस बार लोकसभा चुनाव में हर एक प्रत्याशी को करना होगा। और साथ में सरकार बहुत कुछ कर रही है, बट ग्लोबली बहुत कुछ की है, बट आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कुछ नहीं कर रही है। मतलब थोड़ा लोकल सोचना पड़ेगा। हाँ, लोकल फॉर वोकल, जनता को ही नहीं होना है, सरकार को भी होना है। और लोकल जो मुद्दे हैं उन प्रत्याशियों का ध्यान भटकाकर वो सारे प्रत्याशी केवल दुनिया के उपलब्धियों की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी मुद्दे अगर हल नहीं होंगे, सांसदों के अलग अलग क्षेत्र निर्धारित हुए थे, सांसद निधि से उनका विकास होना था, कुछ सांसदों को छोड़कर बाकी सांसदों ने ठीक से काम नहीं किया, बहुत से सांसद अपने क्षेत्र में जाते नहीं हैं, तो ये तो गलत है ना। इसलिए निराशा हो रहा है। तो इस बार युवा जो हैं उनकी नज़र ऐसे गड़बड़ी करने वालों पर है, तो जो अभी गड़बड़ हैं तुरंत अपने आप को सुधार लें। अगर आप सुधारेंगे नहीं तो इसकी चोट वोट के रूप में इस बार लोकसभा चुनाव में जनता आपको देने वाली है। और सरकार जैसे अपनी जैसे टाइटल के ऊपर जाते हैं, जैसे जिनकी पार्टी जीती है वो अपने टाइटल मेंबर्स को ही ज़्यादा वो करते हैं। ये बहुत बड़ी बात की, ये बहुत बड़ी बात की। जैसे यादव सरकार जब चल रही थी, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अखिलेश सरकार, हाँ अखिलेश सरकार जब चल रही थी उस टाइम गुंडागर्दी ज़्यादा चलता था। यादव लोग अपने आप को कुछ और समझते थे। नहीं, सब यादव नहीं सोचते, ठीक है कि वो ऐसा ये गलत है, सब नहीं सोचते। नहीं 50% इसका कोई गणना नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग जब इस तरह का कोई बढ़ावा चढ़ावा दिया जाता है तो जो अवांछित लोग होते हैं उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। पूरे देश में कभी भी जाति का विभाजन नहीं हुआ और ये देश जाति विभाजित रूप में दिख भी नहीं सकता, ये तो हम सबका भरोसा पक्का है। क्यों, आप सहमत हैं? देश जाति में नहीं बढ़ सकता और सबका सम्मान होता है, लेकिन राजनीति के लोग इसको बांट कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन जनता सीधा क्यों करने देती? इसे रोकना होगा, ठीक है ना। तो क्या आपका मत बना? एक सरकार ने ऐसा काम किया, ऐसी बहुत सी सरकारें करती हैं, लेकिन सारी जनता उनके साथ में नहीं है, इसीलिए बहुत से लोग निराश होकर अपना वोट भी नहीं देते इस तरह की व्यवस्था के कारण। तो शायद अब सुधार होगा, लोग इस बार जागेंगे, क्योंकि इस बार बहुत से दलों ने विकास को अपना मुद्दा बनाया है, युवाओं को अपना मुद्दा बनाया है, नारी शक्ति को अपना मुद्दा बनाया है, किसान को मुद्दा बनाया है, देश के विकास को मुद्दा बनाया है। तो ऐसा लगता है कि इस बार देश करवट ले रहा है, बदलाव आ रहा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। विलेज के लिए मतलब गांव के लोगों के लिए, गांव के साइड जितने होते हैं उनके लिए कुछ करे, ताकि जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग अपने फैमिली से दूर जाकर पलायन बहुत दूर जाते हैं। जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं जैसे कि पूर्वांचल के साइड लोग जो है दूसरे स्टेट में जाते हैं कमाने के लिए, अपनी फैमिली को मतलब देखने के लिए, हर सुविधा देने के लिए। फैमिली से वो दूर रहते, पूरी लाइफ तो उनकी फैमिली से दूर ही रह जाता है, फिर कमाने का क्या फायदा। बिल्कुल, देखिए देश में उद्यमिता के क्षेत्र में विकास करने की जरूरत है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसको बढ़ावा दिया जाए। इसकी पैरोकारी तो जनमंच के इस मंच से हम भी करते हैं, क्योंकि देश की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उसमें से बड़ा तबका कृषि पर निर्भर है और उनके पास उद्योग धंधे कम हैं, इसलिए उनको मजबूरन पलायन करना पड़ता है और उनको परिवार से दूर रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ मजदूरी करते रहते हैं और उनके जीवन में जो उल्लास और उनके जीवन में जो विकास आना चाहिए वो नहीं आता। आपको बहुत बहुत साधुवाद ये मुद्दा उठाने के लिए, क्योंकि देश की जो सबसे बड़ी आबादी है उसकी बात को कई बार हम उठाना भूल जाते हैं। आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है और आज आपका विचार क्या है? सर मेरा नाम रविपाल है और मेरा मुद्दा तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं। हाँ, मुद्दे बिल्कुल हैं और होने भी चाहिए जी, देश भी बड़ा है। मैं एक युवा हूँ तो हर एक युवा का मुद्दा है शिक्षा और बेरोजगार, यही मेरा मुद्दा है। तो अब चाहते क्या हैं? जितनी बात आप सुने हैं उसमें क्या मुद्दा छूट गया, क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? सर अच्छी शिक्षा ही सीढ़ी है अच्छी रोजगार के लिए। रोजगार के लिए अच्छी सीढ़ी होनी चाहिए। हाँ सर, कि आदमी को पता हो। और अभी एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अभी करोड़ों बच्चे जो है वो कोचिंग करते रहते हैं, उम्मीद में एक कोशिश, दूसरी कोशिश, तीसरी कोशिश, ऐसा देखने में आया है। और तमाम तरह के सर्वे बताते हैं कि औसतन युवाओं की, बड़ी तादाद में युवाओं की जीवन का एक बहुत बड़ा कीमती समय 3 से 5 साल का वो इस उम्मीद में व्यर्थ चला जाता है, जबकि सीटें कम होती हैं। उसके संघर्ष में सब लगे हैं, कुछ खुशकिस्मत होते हैं जो पा जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को निराशा हाथ लगती है। क्या है कि जैसे आप एक बात चल रही थी कि लोग भाग जाते हैं क्लास से बंक कर देते हैं क्लास को,
तो हमारी शिक्षा नीति तो वैसे भी बहुत पिछड़ी है और देशों से। लेकिन इस बार शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है सर, हुआ है, लेकिन बहुत पिछड़ी, इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ है हमारी शिक्षा नीति है। तो एक ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकल बेस हो, एक्सपेरिमेंट बेस हो, और शिक्षा में क्या हो, एक्साइटेड कर दो थोड़ी शिक्षा से, बिल्कुल रुचि पैदा करे, तो जो अरुचि है वो समाप्त होगी और बच्चे कक्षा में भी ज्यादा समय देंगे। जब बच्चे भागते हैं कक्षा से, वो कक्षा में और आएंगे, एक्साइटेड होके आएंगे। बहुत बड़ी बात है, तो ताली बजाइए इस बात के लिए, ये पूरे देश की बात है। यस सर, बहुत जरूरी बात कही तो सर अच्छी शिक्षा ही वही है, अच्छी शिक्षा सीढ़ी है अच्छी बेरोजगार के लिए, सॉरी रोजगार के लिए। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि जबान का नाम आम तौर पर बैठी हुई है रोजगार, और उम्मीद जो है वो रोजगार की तरफ नहीं होती। डर सबके अंदर है कि सब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, रोजगार नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत से बच्चे सुसाइड करते हैं, ये बहुत दुखद है, बहुत ये विडंबना है। इस सरकार से मैं तो निराश हूँ। हालांकि अच्छे काम किए हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में किए हैं, थोड़े शिक्षा में उतना काम नहीं। हालांकि निपुण भारत अभियान अब 1 से कक्षा 3 में बच्चों को पढ़ना आवे, उसके लिए प्रयास चल रहा है। काफी काम अच्छे हैं। शिक्षा में विश्वविद्यालयों को ठीक करने के लिए करोड़ों रुपए दिए गए हैं। सर दिए जाते हैं, लेकिन जैसे अन्य क्षेत्रों में दिए जाते हैं, इनके जो खुद के काम होते हैं वो अच्छी तरह करते हैं, उसका प्रचार प्रसार, इसका शिक्षा कुछ नहीं होता है। ये तो बिल्कुल निराशाजनक है। शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रचार प्रसार कम है। आपने देखा होगा न्यूज चैनल आएगा, सबके एडवर्टाइजमेंट आएंगे, लेकिन शिक्षा का एक कोई आता है, कुछ भी आता है। जब योजना लॉन्च होती तब आता है सर, कितने मिनट के लिए, और उसके बाद भाई नीचे हेडलाइन नहीं आती, कुछ सेकंड के लिए हेडलाइन भी नहीं आती, नीचे पट्टियां दिखाई देती, नियमित नहीं आती। जितना पार्टियों का प्रचार आता है उतना नहीं आता, कुछ नहीं है। जितना पार्टियों का प्रचार होता है उतना नहीं आता, ये बात सही है। बिल्कुल, ये बहुत मुद्दा जरूरी उठाया आपने। तो इस बार हिसाब किताब रखिए आप लोग, और जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनका प्रचार जो आता है उनकी कतरने रखिए, अखबार की कटिंग्स को संभाल के रखिए। जब उनके प्रत्याशी आए तो पूरी फाइल दिखाइए, ये साहब इसमें मेरा मुद्दा किधर है। तो मुझे लगता है कि शायद देश जागेगा और कुछ बदलाव होगा। आपका नाम क्या है और आप क्या मुद्दा लेकर आए? मेरा नाम आकाश सिंह है और मेरा मुद्दा है, आज जनता को संदेश देना चाहता हूँ। सरकार को संदेश तो सब लोगों ने दे दिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता के पास भी कुछ संदेश जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी। जैसा कि लोकतंत्र हमारे देश के संविधान की रीढ़ की हड्डी है, जिसमें लोगों को ही अपने मुखिया को चुनना होता है। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि झूठे वादों को इग्नोर करना चाहिए और हमेशा जो है अपनी सोच के आधार पर अपना मत देना चाहिए, जिससे कि एक हम ऐसे आदमी को चुन सकें जो हमारे लिए काम करे, अपने लिए ना करे। और मेरा ये मानना है कि राजनीतिक पार्टियों का जो चुनाव चिन्ह होता है वो पहले से निर्धारित होता है, तो उनको अपना प्रचार प्रसार करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो नई पार्टियां आना चाहती हैं उनको तुरंत ही चुनाव चिन्ह दिया जाता है, तो उनको अपना प्रचार प्रसार करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिससे मेरा मानना ये है कि सब जितनी भी पार्टियां हैं उनका जो चुनाव चिन्ह फिक्स है वो हर चुनाव में बदलना चाहिए। और जनता को ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमें किस बेस पे अपना वोट देना है, किसके लिए देना है, और क्या क्या हम अपने समाज में सुधार चाहते हैं। इसके लिए भी अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई माध्यम जनता ही अपने ही लेवल से बनाने की कोशिश करे, क्योंकि सरकार तो बहुत सारी कोशिशें कर रही है, जिसमें हमारे जो आधिकारिक रैंक के लोग आ जाते हैं, वो करप्शन में बहुत सारे लोग फंसते भी रहते हैं, पकड़े भी जाते हैं, और सब नहीं पकड़े जा पा रहे हैं, सब पकड़े नहीं जा पा रहे हैं। तो इसमें मेरा ये मानना है कि जनता को ही ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। सरकार तो जागरूक है ही, वो अपने लिए काम करेगी, जनता के लिए करेगी, वो करेगी कुछ ना कुछ। तो ऐसे मेरा मानना है कि लोकतंत्र में जितनी भी चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड करी हैं, उस पर हमें अपने हिसाब से ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है आकाश जी ने। इनका नाम जैसा है, जैसा नाम वैसा सवाल इन्होंने उठाया है। ये जो बड़ी समस्या है ये आकाश जैसी विशाल है, और इसका समाधान करने के लिए देश की सारी जनता को एक मत होना पड़ेगा। विचार करना होगा कि उनकी भागीदारी, उनकी जिम्मेवारी और उनकी लोकतांत्रिक मर्यादा, उनकी जिम्मेदारी क्या है, कर्तव्य क्या है, उसका अनुपालन करें। और सवाल पूछना सबसे पहला कर्तव्य है, ताकि जब समाज सजग रहे, हर जनता के जो प्रतिनिधि है वो हरकारा है और उसे जागा रहना पड़ेगा और उसे डर समाप्त करना पड़ेगा। और साथ में इस पर आप लोगों की क्या राय है? क्या कोई आप इसमें बात जोड़ना चाहते हैं? आप लोग कोई इसमें अपनी भावना जोड़ना चाहते हैं? कुछ सोचते हैं आप? नहीं। तो ये मौन सहमति है इस विषय पर कि सुधार तो होना चाहिए, क्योंकि ये भी जनता है।
तो कुछ कमियां अपनी भी हैं, इसलिए शायद गहरे चिंतन में ये हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जनमंच का ये अंक आपके अंदर कुछ हिलोरे पैदा किया होगा उसने, और साथ में आपके मन में भी कुछ बदला होगा, कुछ विचार जन्म लिए होंगे और आपने कुछ फैसले किए होंगे। अगर आपने फैसला किया है तो इस बार देश को बदलने का काम आपका वोट कर सकता है, और आपकी वोट की चोट बहुत से ऐसे भ्रष्ट, ऐसे लोक लुभावने वादों से लोगों को रिझाने की कोशिश करने वाले दल या ऐसे नेता, उनकी सफाई हो सकती है, और ऐसे गड़बड़ लोगों को आप घर बिठा सकते हैं और अच्छे प्रत्याशियों को बिना किसी प्रलोभन में फंसे आप उन्हें जिता सकते हैं, और देश की तकदीर पर, उसके मुस्तकबिल पर आप स्वर्ण अक्षरों में विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने का दम भर सकते हैं। तो चलिए इस बार ये काम करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं विचारों में, बुनियादी कामों में, और मत लेते समय अपने फैसलों में। निडर होकर आगे बढ़िए और जनमंच के साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिए। नमस्कार। खोलेंगे हम भी बोलेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे हम भी बोलेंगे, राज सारे खोलेंगे हम भी बोलेंगे, मिल गया है ये मंच, जनमंच। जनमंच, जनता के मन की आवाज, जनमंच।